सबसे पहली चीज़, मान लो कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के ऊपर यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अर्थ इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। अर्थ का जो भी सेंटर होगा तो उस सेंटर के टूवर्ड्स इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या लगेगा इसके ऊपर? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, और इस फोर्स से ये जो अर्थ है ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। स्पेसिफिकली किस तरफ? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये हर एक ऑब्जेक्ट के साथ है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, आप पे भी एक फोर्स लग रही है, अर्थ आपके ऊपर भी एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। आप भी लगा रहे हो अर्थ के ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप भी लगा रहे हो, बट आप मतलब उस जो, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से अधिकतर ऑब्जेक्ट उसी के टूवर्ड्स जो है वो खींचती हुई चली जाती हैं, ठीक है ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ये फोर्स लग रही है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब एक चीज़ ये सोचो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे इमेजिन किया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे ला करके और अच्छे से इसको स्टडी करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे मिलकर के बना होगा? ये पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट आप मान सकते हो, और हर एक ऑब्जेक्ट क्या, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनता है। तो ये जो मैं अभी जो शो कर रहा हूँ, ये मान लो कि ये इस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स हैं, ये इस ऑब्जेक्ट के कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि हमने स्पेसिफाई कर लिए हैं। बात समझ में आ रही है अभी? ऐसे ही, क्योंकि पूरा ही ऑब्जेक्ट है तो ऐसे ही कुछ मिलियंस में होंगे, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। इतना समझ में आ गया अभी? ठीक है। बट आपको एक चीज और पता है कि जब ये अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, तो मान लो कि ये रेस्ट की कंडीशन में है। ये अर्थ के ऊपर कैसे रखा हुआ है? इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट। रेस्ट की कंडीशन में है, ये मान लो। क्यों नहीं हो सकता? अभी जैसे अगर आप मान लो अभी आप बैठ गए हो, तो आप कौन सी कंडीशन में हो? रेस्ट की कंडीशन में हो ना। अर्थ के जो ऊपर रखा है तो अर्थ तो रोटेट कर रहे हैं, तो वो भी तो रोटेट करेगा साथ साथ। अरे वो चीज, मोशन किसको बोला जाता है? मोशन बोला जाता है कि जब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कोई चीज़ मूव कर रही हो ना, ठीक है। तो अगर सराउंडिंग आपकी फिक्स हो गई है, ठीक है, और आप चेंज नहीं हो रही है सराउंडिंग आपकी, इसका मतलब आप रेस्ट की कंडीशन में होगी आप, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मान लो अभी रेस्ट की कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है और अर्थ के ऊपर है, और आपको ये पता है कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर ये रेस्ट की कंडीशन है और वो कंडीशन अगर चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। किसी कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए हमने क्या देखा अभी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होने चाहिए ऑब्जेक्ट पे? सेम होने चाहिए। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे देखो अगर मैं अभी सीधे खड़ा हूं ना, तो इसका मतलब, अच्छा अगर मैं फ्रेगमेंट्स मान के चलूं, जैसे ये हैंड है, तो हैंड का अपना एक वेट होगा, इस वाले हैंड का अपना एक वेट है, ठीक है ना। अगर मैं सीधे खड़ा हूं ना, तो एग्जैक्टली क्या है कि इन सब के जो मोमेंट का जो एल्जेब्रिक सम जो मोमेंट आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तभी कोई एक चीज़ रेस्ट की कंडीशन में है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये पेन है, मान लो इस पेन को मैं बोलूं कि इसको ना ऐसे करके खड़े करके दिखा दो आप, तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो इसका एल्जेब्रिक सम हो रहा होगा ना, मतलब इसका जो एल्जेब्रिक सम आ रहा होगा इस पॉइंट के अबाउट, वो 0 नहीं आ रहा होगा। मतलब जिस पॉइंट पे खड़ा है ना, उस पॉइंट के अबाउट 0 नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ऐसी मान लो ये बुक है,
जैसे ये देखो, ये ना ऐसे भी खड़ा हो जाएगा, देखो ऐसे भी खड़ा हो गया, ठीक है, ये ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी खड़ा कर सकते हो एक बार के लिए, ये देखो ये, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी खड़ा कर सकते हो, इसका मतलब, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई इसको ऐसे खड़ा करके दिखा दो आप, तो वो नहीं हो पाएगा, जैसे छोड़ोगे गिर जाएगा वो, ठीक है। क्यों? इसका मतलब कि इस केस में क्या हो रहा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं बन रही होगी। अगर ये रेस्ट की कंडीशन में है, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है ये, इसका मतलब हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वो इक्वल है किसके, क्लॉकवाइज मोमेंट के, क्लॉकवाइज मोमेंट के। बात समझ में आई अभी? अगर ये रेस्ट की कंडीशन में और चेंज भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई। अगर इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अब बात आती है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर इक्वल हैं तो आप कैसे इक्वल करोगे? आपको उसके लिए आप ये देखना पड़ेगा कि भाई फोर्स कहाँ से लग रही है, आपको ये देखना पड़ेगा कि पाइवोटेड पॉइंट कहाँ पे है। दो चीज़ें चाहिए होंगी ना आपको। तो देखो, फोर्स जो आ रही है वो तो इन सारे जो पार्टिकल्स हैं ना, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, उन सब का इंडिविजुअल अपना क्या है, एक वेट है। मान लो मैं इसका वेट लिख रहा हूँ W1, कलर चेंज कर लेते हैं। मान लो मैंने इसका वेट लिखा W1, ये W1 वेट है, ये W2 हो जाएगा, ऐसे ये W3 हो जाएगा, ये W4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, अभी समझो ज़रा पहले ना, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है, ऐसे ये 11, ठीक है। तो मतलब इन सब का अपना अपना क्या है, इंडिविजुअल, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका अपना इंडिविजुअल वेट है। अच्छा, ये सारे का सारा वेट किसकी टुवर्ड्स लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब कि ये जो इंडिविजुअल वेट्स है ना, ये इंडिविजुअल वेट्स जो हैं, क्या इंडिविजुअल वेट्स आर व्हाट, इंडिविजुअल वेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ में आ गई? इस ऑब्जेक्ट में कई सारे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर के ये ऑब्जेक्ट बना है। आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हो, चेयर, टेबल, इंसान, जानवर, कुछ भी, फिजिक्स के टर्म्स में सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ अलग अलग पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई हैं। उन सारे पार्टिकल्स का अपना एक वेट है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लग रहा होगा। और आपको पता है कि सेंटर ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा दूरी पे है, तो इधर से एक लाइन जाएगी सेंटर ऑफ अर्थ पे, इधर से इधर से इधर से। तो अगर आप इन सबको देखोगे तो आप बोल सकते हो कि ये लगभग क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है, सेंटर ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा दूर है और ये सब उसी तरफ जा रही हैं। तो आप बोल सकते हो कि फॉर दिस हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये क्या है, ये जो भी वेट ऑफ, मतलब ये लाइन ऑफ एक्शंस फॉर दिस वेट है, वो क्या है, वो पैरेलल है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंडिविजुअल वेट्स, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंडिविजुअल वेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ में आई अभी? अब आपको ये समझ में आ गया कि ये पैरेलल है। अब आप ये देखो, अगर मैं इसके बीच में कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ, ये मान लो कि मैंने इसके बीच में ये एक पॉइंट मान लिया, ये वाला, ये एक पॉइंट मान लिया मैंने, ठीक है। ये जो पॉइंट माना है, आप इस पॉइंट के अबाउट इन सब का मोमेंट फाइंड कर सकते हो। तो इन सारे जो वेट्स होंगे उन सब का मोमेंट एक कैसा जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा जनरेट होगा, घड़ी की सुई ऐसे करके घूमती है, ये ऐसे करके जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज।
ये समझो कि मैंने ये पॉइंट कहाँ पे लिया है, पाइवोटेड पॉइंट यहाँ पे मान लिया है कि वो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो घूमेगा तो मैंने मान लिया कि वो इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज्यूम कर लिया मैंने कि अगर ये ऑब्जेक्ट घूमेगा तो इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, ठीक है। तो ये जितने भी सारे वेट्स हैं अगर ये इस तरीके से लग रहे हैं तो इस पॉइंट पे कैसा मोमेंट जनरेट करेंगे ये? भाई अगर आप मान लो ये जो वेट है इसको आप लाइन ऑफ एक्शन ऐसे लेकर के आओ, यहाँ से डिस्टेंस हो गई, तो ये वाला वेट कैसे ऐसे करके तो जनरेट कर रहा है मोमेंट को, और ये वाला जो वेट है ये भी एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कर रहा है, और जो इस तरफ वाली है ये कैसे जनरेट करेंगी, ये क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेंगी। कैसी? क्लॉकवाइज मोमेंट। बात समझ में आ रही है अभी? तो इधर के सारे वेट्स एंटी क्लॉकवाइज, इधर के सारे वेट्स क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस पॉइंट को मतलब इक्वल हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। किसी भी बॉडी के अंदर अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट जो भी उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनका अगर मूवमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो जाए, या फिर नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिस पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। अभी समझ में आया? ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, तो ये जो पॉइंट है, अच्छा क्या ये पॉइंट नीचे हो सकता है, तो नीचे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता नीचे? क्योंकि जैसे ही मान लो अगर मान लो मैंने ये लिया और मैंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो समझो ज़रा। मान लो मैंने ये बोल दिया कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मान रहे हो तो आप जब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा घुमाओगे, ऐसे करके लेकर के आओगे, तो आपके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स अबाउट दिस पॉइंट मस्ट बी जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब बट आप खुद से देखो ना कि इधर तो इतने सारे पार्टिकल्स हैं और इसके इधर बहुत कम पार्टिकल है, तो हो नहीं सकता वो। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर ऑफ मूवमेंट मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं भी हो सकती है, नहीं। उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, मतलब स्पेसिफिक डेफिनेशन है, क्या? द पॉइंट अबाउट विच द algebraic sum of moments of all individual particles of the body is zero. Point about which algebraic sum of moment of all particles of the body is zero। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया? अभी आपको ये समझ में आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हुई? पक्का अच्छे समझ में आ गया अभी है? नाउ जो दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो ये है कि अच्छा इसके बाद फिर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम रेगुलर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। तो मान लो नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, या फिर उन्होंने क्या बोला, सम रेगुलर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स, रेगुलर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। हाँ, जैसे मान लो अगर सबसे पहले जो इन्होंने अगर रॉड बोल दिया है, रॉड, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से एक रॉड बनी हुई है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे मान लो अगर x है,
x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप पूछ रहे हो कि यूनिफॉर्म और रेगुलर इसका मीनिंग क्या हुआ। अगर मान लो यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है, मान लो अगर ये पेन है तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो x सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसको कहीं 20 से अगर आप काटोगे, 20 से काटो, फिर उसके साइड से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करके देखोगे तो दोबारा क्या आएगा, सेम यही आएगा x सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से काटोगे फिर से वही, तो इसका मतलब कि वो जो रॉड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। बात समझ में आ गई। तो अगर कभी कोई यूनिफॉर्म रॉड होती है ना तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होता है, वो होता है उसके बिल्कुल सेंटर पे। कहाँ पे, सेंटर पे। इतनी बात समझ में आ गई अभी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रॉड हो गया, फिर है उसके बाद क्या, सर्कुलर डिस्क। अगर दूसरा है क्या, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क। अब सर्कुलर डिस्क ये हो गई, ठीक है। तो इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा उस पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लो उन्होंने रिंग बोल दिया, रिंग, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक सेंटर पे आ जाएगा। मान लो ये रिंग है, ठीक है, तो इसके भी ज्योमेट्रिक सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए ना अभी। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें जो थोड़ी हैं इंपॉर्टेंट उसको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर इन्होंने बोल दिया कि ट्रायंगुलर लैमिना, ठीक है, तो ट्रायंगुलर लैमिना का मतलब होता है, ट्रायंगुलर लैमिना ये कुछ इस तरीके से है। बात समझ में आ रही है अभी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि भाई ऊपर तो पतला है, नीचे मोटा है, ठीक है। तो इसका ये तो सही है कि अगर आप इसको यहाँ से एक बीच से बिल्कुल लाइन खींच दो तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं पे तो इस लाइन पे एक्ट कर रही होगी, इस लाइन पे होगी कहीं ना कहीं पे। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखोगे कि ऊपर से पतला है नीचे से मोटा है, इसका मतलब बीच में तो नहीं होगी, बिल्कुल सेंटर में तो नहीं होगी, इस लाइन के हाफ पे तो नहीं होगी, क्योंकि भाई ऊपर पतला और नीचे मोटा है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे होगी, ये दोनों, इन दोनों पॉइंट से लाइन, क्योंकि ऊपर से पतला है और नीचे से क्या है, मोटा है। इसका मतलब जो इस लाइन का सेंटर होगा ना उससे कहीं पे नीचे की टुवर्ड्स होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि अगर आप यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर दो, यहाँ से भी एक मीडियन ड्रॉ कर दो, जहाँ पे वो तीनों लाइन, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो। अच्छा, मीडियन पता क्या होता है, मीडियन, मीडियन क्या होता है बताओ। सर एक लाइन ऑफ रे जो मतलब किसी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, मान लो अगर ये ट्रायंगल है तो ये मान लो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो जो कि ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, यहां से कोई लाइन ड्रॉ करो जो कि ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, यहां से कोई लाइन ड्रॉ करो जो कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट बन रहा है ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर वो ट्रायंगुलर लैमिना है तो। समझ में आ गया अभी, मीडियन समझ में आया, मीडियन क्या होता है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता चल गया कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक दो चीज़ें और हैं, जैसे सॉलिड कोन है, ठीक है। जैसे एक है सॉलिड कोन, सॉलिड कोन। अब ये सॉलिड कोन ये होता है इस तरीके से, कोन देखा है ना आपने, सॉलिड कोन है इसका मतलब पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा फिल्ड है। तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी ना वो आपको, अच्छा ऊपर ये बताओ मुझे कि इसका जो बिल्कुल ये जो लाइन है इसके मिड से ऊपर होगी या मिड से नीचे होगी, ये बता दो। मिड से नीचे होनी चाहिए क्योंकि भाई ऊपर पतला है नीचे मोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे की मतलब इस ये जो हाइट है इसके सेंटर से नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो ये है कि आप यहाँ से ये टोटल क्या हो गया आपका h हो गया, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी ना ये होगी तुम्हारी h/4 पे, कहाँ पे, h/4 है, h/3 पे होगी जब वो हॉलो होगा, h/3 पे कब होगी, जब वो हॉलो कोन होगा। समझ में आ रहा है अभी, ये सॉलिड का मतलब ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, फिल्ड है पूरा। और हॉलो कोन जब होगा तब वो कहाँ पे होगी, h/3 पे होगी। समझ में आ रहा है अभी,
ठीक है। तो बॉटम से h/4 पे सॉलिड कोन के लिए, और जब हॉलो कोन होगा, हॉलो कोन जब होगा तब उसमें क्या हो जाएगा, तब वो बेस से h/3 पे होगी। समझ में आ गया अभी? अगर आप h/2 करोगे तो बिल्कुल बीच में पहुंच जाएगा, h/3 तो बिल्कुल बीच से हल्का सा नीचे, h/4 पे और नीचे आएगा। इसका मतलब सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा नीचे होती है, उसके बाद हॉलो कोन की उससे थोड़ी सी ऊपर होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ गया? और अगर मान लो अगर आपने कोई इस तरीके से अगर कोई सिलेंडर बना दिया तो इसकी कहाँ पे हो जाएगी, h/2 पे हो जाएगी, h/2 पे, चाहे वो ऊपर से नाप लो आप और चाहे नीचे से नाप लो। बस शर्त ये है कि ये यूनिफॉर्म सिलेंडर होना चाहिए, मतलब पूरी जो उसकी वेट, थिकनेस, मोटाई उटाई जो भी है वो पूरी सेम होनी चाहिए। समझ में आ गया अभी तक? अच्छा, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई पैरेललोग्राम हो गया, या फिर जैसे कोई लैमिना हो गया जो कि पैरेललोग्राम की शेप में है, पैरेललोग्राम की शेप में हो गया, या फिर रेक्टेंगल की शेप में हो गया, या फिर स्क्वायर की शेप में हो गया, तो इन सब का जो आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ है, हाँ, मतलब एटसेट्रा करके लिख दे रहा हूँ। तो अभी समझ में आ गया ना? ठीक है, रिंग का भी समझ में आ गया, सर्कल का भी, सर्कुलर लैमिना होगा तो उसका सेंटर जो भी होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा वही हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई? अभी आगे बढ़ते हैं जरा। अब इसके बाद ये है एक पॉइंट जो आपको समझना है, वो ये कि इसके बाद इन्होंने बोला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बैलेंस पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ any object and its balance point, and its balance point। इसका मीनिंग समझते जरा क्या है। देखो, मान लो, जैसे मान लो अगर ये बुक है, अगर मान लो ये बुक है, ठीक है, इस बुक का अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, ऑब्जेक्ट है ना, कहीं ना कहीं पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी। अगर मैं इस बुक को कोशिश करूं कि मैं यहाँ पे एक फोर्स लगाता हूँ और फिर इसको छोड़ देता हूँ तो ये गिर जाएगी, टिल्ट होगी ना। देखो, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाई और ये टिल्ट हो गई, छोड़ूंगा तो ये टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लगाऊंगा तो पीछे की तरफ गिर जा रही है, इधर लगाऊंगा तो ये आगे की तरफ वो गिर जा रही है। बिल्कुल बीच में जब मैं लगाऊंगा ना फोर्स, बिल्कुल बीच में, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि वो बैलेंस हो गई है उसके ऊपर। बात समझ में आ रही है अभी? तो इसका मतलब क्या हुआ, और आपको पता है कि अगर कोई प्लेन यूनिफॉर्म लैमिना है, अगर मान लो अगर ये रेक्टेंगल ही अगर आपको दिख रहा है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट कर रही होगी, बिल्कुल बीच में। और डायगोनल, तो अगर मान लो आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर दो और यहाँ से इसको ड्रॉ कर दो तो बीच में हो रहा है। अब इस पॉइंट पे अगर आप, मैं इसको इस तरीके से इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये देखो, ये होल्ड हो जा रही है पूरी, सेम एक ही पॉइंट पे हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या, द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर आप सीधे ये बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is same as the balance point। क्या, सेम एज द बैलेंस पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट आप बैलेंस कर सकते हो वो एग्जैक्टली क्या है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का, अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, वो उसके बीच में कहीं पे एग्जिस्ट कर रही होगी। इसका मतलब कि अगर मैं एक ऑपोजिट फोर्स, जैसे इसका वेट है तो वेट डाउनवर्ड लगेगा, गिर रहा है तभी,
ठीक है। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, जहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वहीं पे मैं क्या कर दूंगा, एक जो ऊपर वाली फोर्स है वो लगा दूंगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट, मतलब ये तो अपवर्ड फोर्स लग रही है ना, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लग रही है, इसका मतलब तो इसका ये जो अपवर्ड फोर्स है वो कहाँ से जा रहा होगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होते हुए जा रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बैलेंस फोर्स इज सेम। क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस पॉइंट इज सेम, इज सेम। यहां तक समझ में आ गया अभी तक है पक्का? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई यूनिफॉर्म मीटर रूल है, अब आप मुझे बताओ, यूनिफॉर्म मीटर रूल है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 1 मीटर का है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 100, आपको मैंने बोला कि एक चाकू के ऊपर इसको बैलेंस करना है, तो चाकू कहाँ पे लगाओगे आप? 5 मतलब 50 पे लगाओगे। कहाँ पे? मतलब जो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना, अच्छा 10 लिखा हुआ है, हाँ तब ठीक है। मान लो अगर ये 100 है तो 50 सेंटीमीटर पे आप क्या कर दोगे, चाकू को लगाओगे, उसके ऊपर ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि आपको पता है यूनिफॉर्म मीटर रूल है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी समवेयर इज अराउंड हियर, और वहाँ से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो आप उसको वहीं पे बैलेंस कर दोगे। समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, अब जो नेक्स्ट है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपको समझना है वो क्या है? नहीं, इसी में एक पॉइंट है। हाँ, अच्छा, द फैक्टर्स, मतलब जो आपको कुछ नोट्स लिख देता हूँ मैं, नोट्स फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नोट्स फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, क्या, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होती है, मतलब वो तो मतलब उसके मटेरियल के अंदर नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसके मटेरियल के अंदर हो। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, ये है कोई ऑब्जेक्ट, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी? ये ऑब्जेक्ट का ये है पूरा, जो मटेरियल पार्ट है वो ये है। अब आप मुझे बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ, बताओ इनमें से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे हो सकती है? एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया और एक यहाँ पे बना दिया। बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कहाँ हो सकती है? सर जो उसके मटेरियल में इस लाइन पे आ रहा, आपको ये इस पे, तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके शेप के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? शेप के ऊपर डिपेंड करेगी। क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? शेप के ऊपर डिपेंड करेगी। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज़, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज विद इन द मटीरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज विद इन द मटीरियल, इज विद इन द मटीरियल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग कैपिटल जी से, हाँ वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो जिसकी आप बात कर रहे हो वो ग्रेविटेशनल। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है,
तो वो पॉइंट इज समवेयर, इस ऑब्जेक्ट के लिए इज समवेयर अराउंड हियर। पर ऑब्जेक्ट तो वही है। ऑब्जेक्ट सेम है। अब अच्छा इसके लिए मैं थोड़ा और डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना करके दिखाता हूँ आपको, इस पॉइंट को और इन दोनों पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। मान लो आपके पास कोई इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, ये है पूरा, ये ऑब्जेक्ट अलग एक इरेगुलर शेप में है। आप बताओ ज़रा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे हो सकता है? मैं कुछ ऑब्जेक्ट पॉइंट्स दे रहा हूँ, ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे या यहाँ पे। कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा ना। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा मटेरियल के अंदर हो। बात समझ में आ रही है? एक रोप से भी हो सकती है, मतलब बाहर भी हो सकती है वो। अब आप ये समझो कि अगर मैं कोई एक, जैसे सर्कल ही है, मान लो रिंग है, रिंग होती है ना, रिंग है, तो रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? बिल्कुल बीच में होगा, वहाँ पे तो खाली स्पेस था। अभी समझ में आ रहा है? तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज विद इन द मटेरियल, उससे बाहर भी हो सकता है। समझ में आ गया? अच्छा तीसरा पॉइंट भी है इसमें, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, होल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, weight of object can be considered to act through center of gravity of that object, अब ये समझो कैसे, मतलब पूरे किसी भी ऑब्जेक्ट का, अब जैसे मान लो इसी का है, इसी का वेट है, मान लो कि इसका जो वेट आ रहा है वो कुछ 50 ग्राम्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसके फोर्स लगाऊंगा तो क्या मुझे 50 ग्राम लगाना पड़ेगा? नहीं, हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़े। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा ना इसको उठाने के लिए, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़े। बिल्कुल सेंटर में लगाऊंगा ना तो मुझे फिट इसका जो भी वेट था वही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट था, अभी तक आपने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसका वेट निकालोगे, जब भी इसका वेट निकालोगे, लेट सपोज इस पूरे का वेट आपका कितना आ रहा है? 100 ग्राम्स आ रहा है, ठीक है। इस पूरे का वेट कितना आ रहा है? 100 ग्राम्स आ रहा है। अच्छा, अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट को अगर आपको बैलेंस करना है, अगर इस पूरे का वेट अगर 100 ग्राम्स आ रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे को अगर बैलेंस करना है, स्टैटिक कंडीशन में लेकर के आना है, तो आपको इसके ऊपर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 100 ग्राम का लगाना पड़ेगा। तो 100 ग्राम का फोर्स बताओ जरा कहाँ पे लगाओगे आप? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि अगर आप 100 क्योंकि इसका जो वेट है, डाउनवर्ड वेट, वो 100 ग्राम्स है, इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? 100 ग्राम की लगानी पड़ेगी। अगर आप वो इधर लगाओगे ना, अगर 100 ग्राम की फोर्स, तो इसमें टर्निंग मोमेंट जनरेट होगा। क्या होगा? इसमें टर्निंग जनरेट होगा। इधर लगाओगे, अगर ये लगाओगे तो ये ऐसे करके जनरेट होगा, इधर लगाओगे तो ये ऐसे करके जनरेट होगा। सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर लगाओगे ना सेम फोर्स जो उसका वेट है, तभी वो क्या करेगा? बैलेंस करेगा। और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स क्या होती है? इक्वल होनी चाहिए। भाई अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो इसका मतलब, और रेस्ट में, ये मान लो ये रेस्ट में है, इसका मतलब कि इसका जो वेट डाउनवर्ड लग रहा है और जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर के लिए, वो दोनों क्या हैं? सेम है, ठीक है। और अगर वो दोनों सेम है, इसका मतलब कि इस पूरे के वेट को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं कि कहाँ से लग रहा है? वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लग रहा है। क्योंकि अगर आप सेम वेट को अगर किसी दूसरी जगह से अगर आप लगाते हो ना फोर्स, तो क्या जनरेट होगा? एक मोमेंट जनरेट होगा। जैसे मान लो अगर मैं इसके सेंटर पे ना लगा करके ये वाले फोर्स यहाँ पे लगाऊंगा तो ये ऐसे करके घूमेगा, ये वाली फोर्स अगर सेंटर पे ना लगा करके इधर लगाऊंगा तो ये ऐसे करके घूमेगा। सिर्फ सेंटर पे लगाऊंगा तब वो फोर्स क्या हो जाएगी? मोमेंट जीरो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसका मतलब कि इसका जो वेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कहाँ से एक्ट कर रहा है? वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है अभी? अगर सर उस ऑब्जेक्ट का वेट 100 ग्राम है, तो हमें 100 ग्राम से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है, पर 100 ग्राम से कम नहीं
बैलेंस करने के लिए ज़्यादा नहीं लगाओगे भाई, सेम उतना ही लगाओगे। किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए जितना उसका वेट है, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो अगर आपने बोला आपने 5 kg का कोई वो ले लिया है मास, ठीक है, मान लो ये 5 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, कितने वेट से, 5 kg से एक्ट कर रहा है। इसको आपको रेस्ट की कंडीशन में लेकर के आना है, तो आप अपवर्ड फोर्स कितनी लगाओगे, नेट 5 kg की ही लगाओगे। मतलब वैसे वैसे बैलेंस करने के लिए नहीं, कैसे भी उठाने के लिए, हाँ तो उठाने के लिए तो उससे ज़्यादा लगानी पड़ेगी फिर, वो तो फिर अलग कॉन्सेप्ट हो गया, उस वो तो फिर फोर्स में आ जाएगा कि भाई अगर आपको रेज करना है तो जो उसका खुद का वेट है उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आपको।